हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है, या फिर कह लीजिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी कि जो भी हम लोग अगर सबसे नज़दीकी अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें तो वो है मोबाइल या कंप्यूटर, लैपटॉप्स, ये सारे। तो उनमें जो चीज़ यूज़ होती है जिसकी वजह से सारा हम लोग का जो कम्युनिकेशन है वो हो पा रहा है, वो होता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की वजह से। तो वो कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, अब देखिए, क्योंकि हम लोग का जो सिलेबस है वो रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि जो अभी हमारे पास मोबाइल के अंदर लगा हुआ है ट्रांजिस्टर्स वगैरह लगे हैं, ठीक है, आईसी लगी है, आईसी में ट्रांजिस्टर वगैरह होते हैं, उनसे मिलके वो आईसी बनती है, गेट्स वगैरह। तो ज़्यादा चीज़ें हम लोग की उस पर नहीं है। हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें सेमीकंडक्टर्स के बारे में जानना है, सेमीकंडक्टर डायोड क्या होते हैं वो जानना है, फिर आईवी कैरेक्टरिस्टिक देखनी है इसी सेमीकंडक्टर डायोड की, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में। और इस डायोड का एक एप्लीकेशन जो है डायोड एज अ रेक्टिफायर, इस पे हम लोग दो तरीके के रेक्टिफायर पढ़ेंगे, एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। क्या क्या होता है वो समझ पे आ जाएगा। और जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलईडी है वो, उसके बाद फिर फोटो डायोड क्या होता है और सोलर सेल क्या होता है, इनके बारे में पढ़ना है। हम लोग के सिलेबस में पहले ट्रांजिस्टर भी हुआ करता था, जो कि अब हटा दिया गया है, तो ट्रांजिस्टर को हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतनी चीजें हमें जाननी है। तो देखिए, अगर हम लोग सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड में ये जानते हैं कि किसी भी आप मटेरियल को चूज करिए, सॉलिड है अगर वो किस तरीके का हम लोग को मिलेगा, या तो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक है तो प्लास्टिक हम लोग का एक नॉन मेटल है, वुड एक नॉन मेटल है, आयरन एक मेटल है, गोल्ड एक मेटल है, सिल्वर एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है, समझे। तो ये जो दो तरीके के हम लोग के मटेरियल्स हैं, इनके अलावा भी होता है, और वो होता है कैसा, सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर इस तरीके से है, मान लीजिए हम लोग के पास दो हो गए, पहले एक तो मेटल्स और दूसरे नॉन मेटल, और इनके बीच में एक चीज लाई कर रही, क्योंकि जो मेटल होंगे वो कैसे होंगे, कंडक्टर होंगे। क्या होंगे, कंडक्टर होंगे। और जो नॉन मेटल्स होंगे वो इंसुलेटर होंगे। किसके इंसुलेटर, अभी किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स होते हैं इंसुलेटर और मेटल होते हैं कंडक्टर। किस चीज के, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर की बात हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर की बात है। यानी कि अगर एक बैटरी है और उस बैटरी से एक हम लोग कोई कंडक्टर जोड़ दे, ठीक है, लेट अस सपोज यहाँ पर हम लोग ने कोई एक कंडक्टर जोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा। और वहीं पर अगर हम लोग कोई एक इंसुलेटर लगाएं, लेट अस सपोज एक रबर बैंड लगा दी, तो वो रबर बैंड क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगी, यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब बात आती है इन दो कैटेगरी के बीच की कैटेगरी, जिसको हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर। तो आखिर सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एक्चुअली सेमीकंडक्टर एक इस तरीके के मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, और इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाली प्रॉपर्टी है उसको हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ डोपिंग। तो डोपिंग क्या होता है वो भी हम लोग जानेंगे। देखिए, एक चीज़ है, अगर हम लोग बात करें सॉलिड्स की, तो ये जो चीज़ मैंने बताई वो है। साथ में अगर हम लोग ये बात करते हैं कि जो कंडक्टर्स हैं वो क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और इंसुलेटर क्यों नहीं कर पाते हैं, और आखिर ये सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, अगर उनकी कंडक्टिविटी की बात की जाए, तो उसको समझने के लिए हमें समझना होगा एनर्जी बैंड्स के बारे में। तो एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, एक्चुअली क्या किया गया कि कंडक्टर्स जो है वो किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उसको समझाने के लिए, देखिए ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक एटम है, ठीक है, और उस एटम के चारों तरफ क्या होगा, उस एटम के चारों तरफ हम लोग के मौजूद होंगे सेल, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर सिंपल सा एक मॉडल हम लोग कंसिडर करें एटम का, तो यहां पर सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, जिसको कि हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्योंकि अगर कोई भी हम सॉलिड चीज उठाते हैं तो उस पर क्या सिंगल एटम होता है, नहीं होता, उसमें बहुत ढेर सारे
एटम्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर एक एटम ऐसा है जिसपे कि उसके बीच में न्यूक्लियस और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो है उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो इस तरीके के हम लोग के पास बहुत ढेर सारा जो ये क्या कहते हैं एटम्स है वो मौजूद होंगे। तो जब ये ऐसे होंगे तो देखिए इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन क्रिएट होता है, और इन एनर्जी लेवल्स को हम लोग अगर बहुत ढेर सारे ये नंबर्स हैं ये, ठीक है, तो इनके रिपल्सन की वजह से इस पे फॉर्म होने लगते हैं बैंड्स। क्या फॉर्म होने लगते हैं? बैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। और दो तरीके के रीजन मतलब समझ सकते हैं कि क्रिएट हो जाते हैं। एक रीजन क्रिएट होता है जहां पर कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल्ड होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस सेल, ठीक है। यहाँ पर ये जो बनता है ये हम लोग का वैलेंस सेल से मिलकर एक बैंड बनता है, तो इसको वैलेंस बैंड कहते हैं, ठीक है। और एक क्रिएट होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या होता है? ये इस तरीके के यहाँ पर स्टेट्स होते हैं, मतलब कि एक ऐसे, मतलब अगर आपको समझना है अभी तो ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं जहां पर कि अगर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करी जाए, इस जो यहाँ पर एक मेटल का टुकड़ा रखा हुआ है अगर इस पे, तो अगर इस पे इलेक्ट्रिसिटी लगाई जाए तो जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल में है वो एनर्जी गेन करके वो आ जाएंगे कंडक्शन सेल। ऐसा सेल नहीं होता, यहाँ पे बैंड ही डायरेक्ट फॉर्म होता है, तो कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे। और ये क्या करेगा, ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी गेन करके आ जाते हैं यहाँ पर, और फिर इनके पास यहाँ इस तरीके से होते हैं कि इस जगह पर आसानी से वो मूव कर सकते हैं। तो सिंपली अभी आपको क्या समझना है कि जब हम लोग के सॉलिड फॉर्म होते हैं तो वो एक एटम की वजह से नहीं फॉर्म होता, वो क्या होता है, बहुत ढेर सारे एटम्स की वजह से होता है। तो जब बहुत ढेर सारे एटम पास पास रखे होते हैं, और हम लोग जानते हैं कि एक एटम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन या एक से हम लोग के इस तरह आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें आपस में लगने लगता है रिपल्सन, उसकी वजह से क्रिएट होते हैं दो तरीके के बैंड। एक होता है वैलेंस बैंड, और ये क्यों? क्योंकि बहुत ढेर सारा नंबर होता है, तो हर एक का वैलेंस सेल मिलकर इस तरीके से बना लेता है एक वैलेंस बैंड, और एक क्रिएट करता है कंडक्शन बैंड। तो जब इस पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और ये जो है वो मूव करता है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये एनर्जी है, ठीक है, ये एनर्जी लेवल्स हैं। ये क्या है? एक्चुअली एनर्जी लेवल्स हैं कि जब भी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इतनी एनर्जी उसको मिलेगी कि वो यहाँ पर आ जाए और वो मूव करने लगे, ठीक है। तो ये था हम लोग का कि सॉलिड्स पे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि एनर्जी बैंड्स फॉर्म होते हैं। तो हम लोग के पास दो तरीके के ये बैंड्स हो गए, एक तो कंडक्शन बैंड, दूसरा वैलेंस बैंड, ठीक। और इनके बीच में मौजूद होता है एक एनर्जी गैप, जिसको कि हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। क्लियर? समझ गए? अब इस पे अगर वैलेंस बैंड की बात की जाए तो वैलेंस बैंड एक ऐसा बैंड है जहां पर कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब उस पे किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी जाती है तो यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे वैलेंस बैंड में मौजूद होते हैं, ठीक है। और जो ये होता है ज्यादातर केस में जो वैलेंस बैंड होता है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है। और जब भी अगर हम लोग मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई नहीं हो पाती है और कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता। यानी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होना है तो इलेक्ट्रॉन्स को इस बैंड में आना होगा, इलेक्ट्रॉन्स को इस बैंड में आना होगा, तभी जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हम लोग का पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज आती है कि हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो वैलेंस बैंड का फील्ड होता है जब किसी मटेरियल का जो वैलेंस सेल होता है वो कंप्लीटली हम लोग का हाईएस्ट लेवल वाला जो फिल होता है, कब? कितने टेम्परेचर पर? 0 केल्विन पर। उस एनर्जी लेवल को फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं, ठीक है। बात समझ पे आई? तो अब क्या है कि ये जो हम लोग का वैलेंस बैंड है
वैलेंस बैंड पे ये हमें समझ पे आया कि ये एक इस तरीके का बैंड है जहां पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें, कोई मटेरियल लें, उसके 0 केल्विन पर चेक करें, तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आ जाएंगे कहां पर, इस पे। ठीक है, 0 इस पे वैलेंस बैंड पे। ठीक, तो यहां पर किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ये बेसिकली सेमीकंडक्टर की बात हो रही है यहां पर। तो अभी क्या है, अभी हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर से कंपेयर करके देखेंगे कि सेमीकंडक्टर आखिर क्या होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात अभी हमें जानना है कि वैलेंस बैंड कुछ हम लोग का इस तरीके का होता है, एक एनर्जी लेवल्स होते हैं ये। ओके, अब देखिए, अब कंडक्शन बैंड हम लोग का कुछ ज्यादा एनर्जी वाला बैंड होता है। तो जब थोड़ी ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो यहां पर ये वाले बैंड पर होते हैं, ठीक है, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं कि वो कंडक्शन बैंड पे हैं। ठीक है, और यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे। ठीक है, तो अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो उस तरीके के मटेरियल्स पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। समझ गए? और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो एनर्जी का गैप होता है वो कहलाता है हम लोग का फॉरबिडन बैंड या फॉरबिडन एनर्जी गैप, और इसको हम लोग ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये ऐसे ईजी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है यही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी मटेरियल को कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर बनने में। किस तरीके से वो देखते हैं। अब समझिए इस बात को। वैलेंस सेल है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उनमें किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा। और दूसरे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक कंडक्शन बैंड है कि अगर उस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो वहां पर अगर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो वो क्या करेंगे, वो मूव करने लगेंगे क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा और वो मूव करेंगे, उस पर कंडक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, और इन दोनों के बीच में मौजूद होता है एक एनर्जी का गैप जिसको कि हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप या फॉरबिडन बैंड भी कहते हैं। यानी कि वहां पर कोई जो इलेक्ट्रॉन है वो मौजूद नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन या तो इधर मौजूद होगा या तो इधर मौजूद होगा, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी के साथ उस लेवल पर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको अगर आपको समझना है तो कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि घर है आपके पास, ठीक, 2 मंजिल का घर है। अब 2 मंजिल का घर है आपका, एक हम लोग का इधर है और एक इधर है। ठीक, अभी अगर क्या हो कि ये वाला और ये वाला मंजिल अगर जुड़े हो, एक्चुअल में जुड़े हो किसी तरीके से, तो क्या होंगे कि कोई भी अगर इस पे होगा वो पॉसिबिलिटी है कि वो इधर चला जाए और यहाँ पे ऐसे ट्रेवल करे। हाँ है ना? अगर इन दोनों के बीच में जो गैप है वो इतना ज्यादा हो कि कोई इससे इधर तक जा ही ना पाए, ठीक है, तो उस तरीके का मटेरियल क्या बन जाएगा, इंसुलेटर बन जाएगा। तो ये कैसे होता है उसको देखते हैं आगे चलकर। देखिए, अगर ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है कि आई थिंक वो स्लाइड छूट गई, वो कोई नहीं, मैं बता देता हूं। देखिए, तो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसके बेसिस पर हम लोग के जो कंडक्टर हैं, इंसुलेटर हैं और जो सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर के बीच में अगर मैं लिखना चाहूं तो सेमीकंडक्टर जो है इनको हम लोग कैसे देखते हैं, आइए समझते हैं। कंडक्टर के केस में क्या होता है कि ये जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है ये आपस में ओवरलैप्ड होते हैं। क्या होते हैं? आपस में ओवरलैप्ड होते हैं। उनके ओवरलैप होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद है, ठीक है, तो मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन इस लेवल पर है उसको यहां से इस कंडक्शन बैंड में जाने में कितना ही टाइम लगना है। यानी कि इसका जो कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बैंड होता है वो ओवरलैप्ड होते हैं।
ठीक है, इस केस में जो चीज फॉर्म होती है वो होते हैं कंडक्टर, यानी कि ऐसे सारे मटेरियल्स जिनके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप्ड होते हैं, उसमें हम लोग जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं या फिर बैटरी लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होती है और वो यहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाती है और वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करने लगते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। यही तो है। फिर बात आती है सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है कि जो कंडक्शन बैंड जो होता है और वैलेंस बैंड, इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है या फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है, उसकी वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। क्लियर? और यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, सारे के सारे 0 डिग्री केल्विन पर अगर हम लोग देखें तो वैलेंस बैंड में सारे होते हैं, यहां पर वैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, कंडक्शन बैंड में हम लोग के कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते एट 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। इसी में अगर क्या हो जाए, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, इस पे लेट अस सपोज टेम्परेचर क्या कर दिया गया 270 केल्विन, ठीक है, ये कर दिया गया लेट अस सपोज, या फिर 300 केल्विन मान लीजिए। ठीक, तो ये इस तरीके से अगर हम लोग ने क्या मान लिया कि इतना टेम्परेचर है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो इतनी एनर्जी गेन कर लेंगे कि इस एनर्जी गैप को क्रॉस करके पहुंच जाएंगे इस बैंड पर और यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी जिसको कि हम लोग होल कहेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन निकलकर पहुंच गया कंडक्शन बैंड में। इसी तरीके से हो सकता है कि एक और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए और यहां पर क्रिएट कर दे एक और होल। ठीक है, इस तरीके से पहुंच गए। तो ये जो यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हुई, ये यहां पर होल्स हो गए और यहां पर हो गए इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होने की वजह से जैसे ही इसका टेम्परेचर 0 केल्विन से 300 केल्विन गया, यानी कि रूम टेम्परेचर पर गया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी गेन करके पहुंच जाते हैं कंडक्शन बैंड में और फिर अगर उनमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग लगाते हैं तो ये आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। बट इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर्स के कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, फिर आते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर में क्या होता है कि ये जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर होता है। ठीक है, ये होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर होता है एनर्जी गैप। क्लियर? तो इस वजह से उसको कितना भी हीट कर लिया जाए, वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड तक पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है, इसी वजह से ऐसे मटेरियल जिनका कि बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, वैसे मटेरियल हम लोग के क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी गेन नहीं कर पाते कि वो कंडक्शन बैंड में जाएं और फिर वहां पर उनमें जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाए तो वो कंडक्ट कर दें इलेक्ट्रिसिटी को, या करंट फ्लो, या खुद अपने आप फ्लो होने लगे तो करंट डेवलप हो जाए। ऐसा नहीं हो पाता। तो इसी के बेसिस पे हम लोग के जो 3 तरीके के मटेरियल्स है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, डिफाइंड है। क्लियर? अब बात आती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, कि आखिर ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते क्या हैं? तो देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो कि एकदम प्योर होते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब हम लोग का यहाँ पर इससे मतलब है एकदम प्योर, उसमें किसी भी तरीके की मिलावट नहीं है, वो जैसे हैं वैसे हैं। तो अ प्योर सेमीकंडक्टर इन विच नो इम्प्योरिटी ऑफ एनी सॉर्ट हैज बीन मिक्स्ड इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे कि अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, जो कि हमने अभी तक नहीं दिए थे एग्जाम्पल, वो है सिलिकॉन, जर्मेनियम। क्लियर? तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम एक तरीके क्या है? सेमीकंडक्टर्स हैं। तो इनमें होता क्या है एक्चुअली, देखिए, जैसे कि मान लीजिए सिलिकॉन और जर्मेनियम की अगर हम बात करें तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं अपने अगल बगल
जितने भी बाकी वही मटेरियल्स के जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे सिलिकॉन के चारों तरफ सिलिकॉन के एटम ही प्रेजेंट होंगे, तो वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि जैसे ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन फॉर्म कर रहा है कोवेलेंट बॉन्ड अपने चारों तरफ वाले से। तो देखिए इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये और ये इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म के बगल वाले से, तो 1 2 3 और यहाँ पर एक और उधर वाले का 4, ये 4 करके 4 + 4 करके 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके और सबसे आउटर ऑर्बिटल के कंप्लीट हो गए। ठीक है, इस तरीके से करते करते ये क्या करता है, अपना एक स्टेबल ऑरा क्रिएट कर लेता है। क्लियर? तो यहां पर अब क्या हुआ, अगर ये तो अरेंजमेंट था हम लोग का किसका, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, किसी की बात करें दोनों के, क्योंकि जो वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका नंबर कितना होता है, 4 होता है, या फिर कह लीजिए कि उसकी जो वैलेंसी होती है सिलिकॉन और जर्मेनियम की वो 4 होती है। क्लियर? तो अब देखिए कि यहां पर अगर इसका बैंड डायग्राम बनाया जाए 0 केल्विन पर, ये है बैंड डायग्राम इन 0 केल्विन, तो 0 केल्विन पर इसका बैंड डायग्राम क्या बता रहा है कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो कहां मौजूद हैं, वो मौजूद हैं वैलेंस बैंड पे। वैलेंस बैंड पे मौजूद होने का मतलब वो आपस में ऐसे बंधे हुए हैं, और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में ये जो एनर्जी गैप है वो कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, जिसको कि मैं भी पता कर भी आया हूं, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की यही प्रॉपर्टी होती है। अभी क्या है कि अगर हम लोग देखें 0 केल्विन के केस पे, तो जो सेमीकंडक्टर है वो एकदम इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा। उसके बाद यहां पर क्या हुआ कि इस पे मान लीजिए थोड़ा सा इसका टेम्परेचर राइज किया, तो जब थोड़ा सा टेम्परेचर राइज करेंगे तो होगा क्या कि थर्मल एनर्जी की वजह से या थर्मल एजिटेशन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन जो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे थे वो उस साइट को छोड़कर फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। यानी फ्री होने से मतलब ये है कि वो इस जगह को छोड़कर वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो देखिए यहां पर 4 होल क्रिएट हो गए और यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। 4 होल क्रिएट होने का मतलब है कि यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल जाने की वजह से। ठीक है, तो वैलेंस बैंड में 4 होल्स क्रिएट हो गए और कंडक्शन बैंड में क्या क्रिएट हो गए, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सॉरी। ठीक, तो अब यहां पर जो एनर्जी गैप है वो कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा जब 0 केल्विन से, कंडीशन हो गई ऐसी। यहां पर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स आए, यानी कि अब ये इंसुलेटर की तरह न बिहेव करके कैसा बिहेव करेगा, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, बट इसकी कंडक्टिविटी है वो बहुत लो होती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर बात की जाए तो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत लो होती है। तो क्या हमें इसको और गर्म करना चाहिए? कर सकते हैं, बट उसकी भी एक लिमिट है, क्योंकि अगर हम एक लिमिट से उसको ज्यादा गर्माएंगे तो वो जल जाएगा, उसकी कंडक्टिविटी फिर नहीं बढ़ेगी। क्लियर? तो इस वजह से हम लोग को कुछ दूसरे तरीके से इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना होता है। सेमीकंडक्टर केस में याद रखिएगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। ठीक है, कंडक्टिविटी भी क्या होती है, बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। किसके केस में? सेमीकंडक्टर के केस में। क्लियर? ये चीजें हो गई। अगर इसके एग्जांपल की बात की जाए तो जर्मेनियम होता है और जो इसका बैंड गैप होता है या फिर एनर्जी गैप होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? ये चीजें हो गई। अब इस पे क्या है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोग ने देख ली कि क्या क्या होते हैं। अब बात आती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। क्यों? क्योंकि जैसे अभी मैंने कहा कि अगर हम लोग को इसका टेम्परेचर बढ़ाकर इसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी हो तो उसकी एक लिमिट है, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने में वो क्या होगा, जल जाएगा, और अगर वो जल गया तो फिर किस काम का।
तो इस वजह से एक दूसरा मेथड है जिसको कि हम कहते हैं डोपिंग। डोपिंग में क्या होता है, देखिए डोपिंग में एक्चुअली या इस जगह पर हमें यहां पर एक्चुअली यहां एक एटम को निकालकर, ठीक है, एक एटम को निकालकर यहां पर हम लोग क्या करते हैं, डाल देते हैं किसी फॉरेन एटम को। फॉरेन एटम का मतलब कि कोई दूसरा एटम जो कि सिलिकॉन ना हो या फिर जर्मेनियम ना हो। तो मान लीजिए कि यहां पर ये जो पूरी साइड बनी हुई है, ये जो पूरी लैटिस यहां पर फॉर्म होती हुई हमें दिख रही है, वो किसकी है, सिलिकॉन की। सॉरी, ठीक है, सिलिकॉन की है, लेट अस सपोज। तो अब यहां पर जो ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन आपस में क्या कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं और जो उनके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बट अगर मैं क्या करूं, एक इस जगह से अगर यहां पर +4 था, यानी कि यहां पर पहले से एक सिलिकॉन एटम मौजूद था, उसको मैं निकाल लूं और उसकी जगह पर एक +5 वैलेंसी वाला कोई इस जगह पर दूसरा एटम डाल दूं, तो होगा क्या, +5 अगर वैलेंसी है तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, अगर देखा जाए तो 5 हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट सेल पे। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, यहां पर बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री रहेगा, फ्री टू मूव रहेगा। तो अगर इस तरीके से हम लोग ने क्या किया है, थोड़ा थोड़ा इस पे डोपिंग कर दी है, तो हमें हर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है। तो मान लीजिए कि अगर हम लोग ने 1000 एटम मिला दिए तो 1000 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, 10,000 मिला दिए 10,000 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, 1 लाख मिला दिए तो 1 लाख इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को टेम्परेचर बढ़ाकर नहीं मिल रहे थे, उससे कई गुना हम लोग को क्या हो रहा है, डोपिंग करने से इलेक्ट्रॉन्स मिल जा रहे हैं जो कि कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो हुआ क्या वहां पर कि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जो ये डोपिंग होती है वो करते कैसे हैं, देखिए जब कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें हम लोग कंट्रोल्ड क्वांटिटी, यानी कि एक एटम 10⁻⁴ या फिर 10⁻⁶ एटम्स में मिला देते हैं। मतलब कि अगर 10⁻⁵ या 10⁻⁶ सिलिकॉन के एटम है, उनमें से सिर्फ एक हम लोग ने एटम मिला दिया, किसका, +5 वैलेंसी वाला। तो उस केस में यहां पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हम लोग को मिल जाएगा। फिर आती है बात किसकी, अगर देखा जाए कि इस पे कि कितना हम लोग नंबर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखें कि इलेक्ट्रॉन्स कितने पहुंच रहे हैं कंडक्शन बैंड में, वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से निकल कर आएगा इस फॉर्मूले से, जहां पर कि जो A है वो एटॉमिक वेट है, T टेम्परेचर है और Eg है इसका बैंड गैप, और K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और कैपिटल T जो है ये टेम्परेचर है, ठीक है। तो अगर हम लोग को क्या देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं कंडक्शन बैंड में, तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं कि इतने टेम्परेचर पर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको समझ पे आ गया होगा कि एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसमें कि जो कि बनता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी एटम को ऐड करके, ठीक है। अब क्योंकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है उसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में कैसे, इस एटम को चेंज करके, ठीक है। बस इसी वजह से हम लोग के पास क्या है, कंट्रोल है ओवर द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। और आजकल के डिवाइसेस में जो भी चीज हो रही है वो क्या हो रहा है, वो ऐसे मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तभी कंट्रोल होगा जब कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी क्या हो, हम कम ज्यादा कर सके। कैसे कर सकते हैं हम लोग, सेमीकंडक्टर जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें ऐसा हम लोग पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद फिर आगे जो डिवाइसेस हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि डायोड होता है या जो हम लोग के पास बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, बीजेटी जिसे कहते हैं, जो कि अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, ट्रांजिस्टर एक्चुअली एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका कि रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है।
बाकी है कि मान लीजिए मैंने ये मटेरियल ले लिया, ठीक है, लेट अस सपोज मैंने ये ले लिया, ठीक, ये कुछ मेटल है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसका अगर रेजिस्टेंस है तो फिक्स्ड रहेगा। बट सेमीकंडक्टर के केस में या ट्रांजिस्टर के केस में पर्टिकुलरली वो जो रेजिस्टेंस मौजूद है उसको चेंज किया सकता है, यही है ट्रांजिस्टर, ठीक है। ऐसा रेजिस्टेंस जो ट्रांजिएंट है, चेंज हो सकता है, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं, तो हमें वहां तक पहुंचना नहीं है। अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, रिलेट करने के लिए कि हम कोई एक ऐसी अलग सी चीज नहीं पढ़ रहे, ये हमारे चारों तरफ मौजूद है। अब देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझ पे आ गए, तो मैं थोड़ा सा इसका रिकैप करा दूं कि सेमीकंडक्टर हम लोग के डिवाइसेस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। और ये अगर इनके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो 0 डिग्री केल्विन पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी 0 होती है और वो प्योर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। जबकि अगर इसका कुछ टी टेम्परेचर पर हम लोग देखें तो इसके पास कुछ कंडक्टिविटी होती है। बट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जब इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर ऐड कर दिया जाता है कुछ फॉरेन एटम, ठीक है, या इसकी डोपिंग कर दी जाती है, तो जब इसको डोप कर देते हैं तो ये बन जाता है एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और डोपिंग किस तरह के एटम से की गई है, पेंटावैलेंट एटम मिलाया गया है। पेंटावैलेंट मतलब कि 5 वैलेंसी वाला एक एटम मिलाया गया है या ट्राईवैलेंट मिलाया गया है, उसके बेस पर यहाँ जो चीजें हैं वो क्या क्या होती हैं, अपना इफेक्ट शो करती है, ठीक है। कैसे, उसको समझते हैं। अगर हम लोग ने पेंटावैलेंट मिलाया तो बनता है एन टाइप, और अगर ट्राईवैलेंट बनाया तो बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये एन टाइप और पी टाइप क्या है, आइए उनको जानते हैं। तो देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो इसमें जो लैटिस होती है सेमीकंडक्टर डिवाइस की, उसमें हम लोग एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं। तो जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है तो मान लीजिए कि 10⁵ एटम्स में हम लोग ने एक पेंटावैलेंट एटम को इंसर्ट कर दिया। तो जब ऐसा उसको इंसर्ट करेंगे तो उसकी वजह से होगा क्या कि ये जो हम लोग के एक एटम है वो उसके चारों तरफ मौजूद एटम से अपना कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, बट एक इलेक्ट्रॉन फ्री बना रहेगा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसकी कंडक्टिविटी बढ़ा देता है, क्योंकि यहां पर जो मौजूद है एक्स्ट्रा मूव होने के लिए वो मौजूद है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके के जो सेमीकंडक्टर्स फॉर्म होते हैं, इस तरीके के जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर्म होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि यहां पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो नेचर का है वो मौजूद होता है। अब इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है कि भले ही एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसा फ्री हो, बट यहां पर इस एटम की या इस एटम की, इस एटम की, इस एटम की अगर हम लोग चेक करें न्यूट्रलिटी, तो ये सब के सब कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्यों न्यूट्रल होते हैं? देखिए, कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्ट जो होगा वो चार्ज तब होगा जब चार्जेस का इम्बैलेंस होगा। जबकि यहां पर अगर आप देखें गौर से, तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है जो कि फ्री है, एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन इस एटम के न्यूक्लियस में बैठे हुए प्रोटॉन से काउंटर बैलेंस हो रहा है। मतलब उसका चार्ज इस यहां पर बैठे प्रोटॉन से काउंटर बैलेंस हो रहा है। तो जो इफेक्टिव चार्ज है वो कितना है, 0 ही है। सिर्फ यहां पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग में नहीं है, बट वो खुद के जो न्यूक्लियस है उसमें मौजूद प्रोटॉन के साथ क्या है, वो बाउंडेड है। ठीक है, तो ये जो पूरा हम लोग का एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है जिसपे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू हम लोग बाकी चीजों के वैसे होल्स से कंपेयर करते हैं हम लोग। तो होल्स क्या होता है वो अभी आगे समझ पे आ जाएगा आपको। तो अगर मैं कहूँ इसको एकदम क्लियर, तो ये है कि ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें कि
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स से ज्यादा होते हैं, ऐसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और वो हम लोग के पास इस तरीके से प्रेजेंट होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ होल्स क्या है आपको समझ पे अभी आ जाएगा। देखिए Ni वो ऐसा नंबर होता है जो कि T टेम्परेचर में हमें बताता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में कि अगर T टेम्परेचर में हम लोग देखें तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे कहां पर, कंडक्शन बैंड पे। ठीक है, और इतने ही Ni नंबर ऑफ होल्स मौजूद होंगे वैलेंस बैंड पे। ध्यान करिए थोड़ी देर पहले का डायग्राम जहां पर कि ऐसे ऐसे यहां पर होल्स बने हुए थे। ठीक है, इस पे अगर मैं दिखाऊं, ये जैसे होल बना था ना, तो यहां पर Ni नंबर है ये। ठीक है, और यहां पर ये Ni इसका भी नंबर है। ठीक, तो अब यहां पर हो क्या रहा है कि ये इस केस में जो मान लीजिए एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो उस पर कुछ होंगे होल्स और कुछ होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जिस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ये एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना है, तो जिस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ये एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना है, इसके पास दो तरीके के नंबर हो गए। अब एक हो गए इलेक्ट्रॉन और दूसरे हो गए होल्स, जबकि इंट्रिंसिक के पास दो ही तरीके के थे। ये जितने इलेक्ट्रॉन का नंबर उतने ही होल्स का नंबर। जबकि यहां पर क्या हुआ कि ये इनमें थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है कि इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो बराबर निकल कर आता है। तो यही चीज यहां पर दी हुई है। ठीक है, अब ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। भले ही हम लोग को यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा हो, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है Ni म्यू ई। ई है यहाँ पर चार्ज और म्यू जो है वो इसकी जो हम लोग का क्या कहते हैं इसको, इस जगह पर ये मोबिलिटी हो गई और ये हो गया कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ठीक है, ये मोबिलिटी हो गई, ये चार्ज हो गया और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद हैं ये हो गया। क्लियर, इससे हम लोग की कंडक्टिविटी डिफाइंड है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनने के लिए यहां पर क्या होता है कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाया जाता है ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। ट्राईवैलेंट का मतलब जैसे कि यहां पर बेरिलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, ये सब जो होते हैं, इनको जब हम लोग सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम में मिलाते हैं तो कुछ इस तरीके की कंडीशन बनती है कि चारों तरफ है सिलिकॉन या जर्मेनियम के एटम, बट बीच में एक एटम बैठा है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है एज कंपेयर टू बाकी जितने यहां पर मौजूद है कौन, एटम्स। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि ट्राईवैलेंट है तो ये इसके तीन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाकी तीन इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, बट यहां पर इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो तो इसके साथ ऐसे शेयर्ड हो जाएगा, बट इसके पास कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो रीजन होगा जहां पर कि इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है वो क्या कहलाएगा, होल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, होल कहलाएगा। और देखिए ये यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कैसे कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव किया, फिर मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया, तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ जाएगा तो होल इधर पे दिखाई देने लगेगा, और फिर उसके बाद जब ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के इस पे आ जाएगा तो होल इस पे दिखने लगेगा। तो उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से हमें ऐसा लगेगा कि जो होल है वो मूव कर रहा है। तो जब होल मूव कर रहा है यानी कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें हम लोग के नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। और जब हम लोग नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देते हैं वो बराबर हो जाता है Ni स्क्वायर के। ठीक है,
फिर है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर वेरीज विद टेम्परेचर T⁴3/2। ये हमें याद रखना है कि जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेमीकंडक्टर में वो T⁴3/2 टेम्परेचर के इस फैक्टर के फॉर्म पे हमारे वेरी करते हैं। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है वो क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू NH, जहां पर ये नंबर ऑफ होल्स है, म्यू मोबिलिटी ऑफ होल्स है और E चार्ज है इस होल का। अब ये होल क्रिएट कैसे हुआ था, जब वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया था या था नहीं वहां पर। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यहां पर भले ही होल दिखाई दे रहा हो बट यहां पर किसी भी तरीके के चार्जेस का इंबैलेंस नहीं होता। क्लियर? तो ये हो गए एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि एनर्जी बैंड ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये कुछ ऐसा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, ये तभी बना है ये होल जब कुछ T टेम्परेचर पर एक इलेक्ट्रॉन इससे निकलकर इधर आ गया, ये वाला। बाकी ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए ना कंडक्शन बैंड में, कहां से आए हैं? ये आए हैं इम्प्योरिटी ऐड करने की वजह से। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर इसी का देखते तो उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है यहां पर और एक होल इधर होता है। जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर है अगर ये, तो इसमें क्या किया गया होगा, इसमें ऐड किया गया होगा इम्प्योरिटी, यानी कि डोपिंग की गई होगी। तो उस डोपिंग की वजह से क्या हुआ, इसकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए किस पे, कंडक्शन बैंड में। क्लियर? अब फिर आता है सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो मान लीजिए कि ये भी उसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से बना है पी टाइप, जिससे कि ये बना था। और टी टेम्परेचर पर जो दोनों बिहेवियर शो कर रहे हैं वो सेम शो कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन निकलकर वैलेंस बैंड से पहुंच गया कंडक्शन बैंड पे। ठीक है, ये दिखा दिया। तो यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहां पर, और ये वाला जो होल है वो क्या कर रहा है, एक इस तरीके का रीजन फॉर्म कर रहा है कि जब कुछ टेम्परेचर T होने की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन इधर चला गया है, तो ये भी कंडक्टिविटी में रोल प्ले करेगा। और ये जो यहां पर होल्स मौजूद हैं, और ये किस वजह से बने हैं, ये इस वजह से बने हैं क्योंकि यहां पर जो हम लोग के क्या कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या जो ट्राईवैलेंट हम लोग के जो डोपिंग एजेंट थे, ठीक है, उन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। वही होल्स क्रिएट कर रहे थे, वही होल्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ ये वाला एक होल है जो कि क्रिएट हुआ है किसकी वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से। ठीक है, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम है और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम है। उसके बाद आती है बात सेमीकंडक्टर डायोड की। तो देखिए सेमीकंडक्टर डायोड क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर डायोड ऐसे होते हैं, मान लीजिए अब हम लोग के पास एक एन टाइप सेमीकंडक्टर आ गया और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर आ गया। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को जब पास लाके रख देते हैं तो हो क्या रहा है यहाँ पे, इस पे देखिए। पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास होते हैं होल्स, ठीक है, और ये पूरा होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये ध्यान दीजिएगा, ये होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और एन टाइप के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होते हैं। वैसे ही पूरे के पूरे जो अरेंजमेंट होता है वो पूरा पूरा न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बट जब इनको पास ला के रख देते हैं तो देखो इस इलेक्ट्रॉन को लगती है खुजली, ठीक है, कि वो जो उसके बगल में होल मौजूद है उस पे जाकर वो फिट हो जाए। तो जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो इससे एसोसिएटेड जो प्रोटॉन मौजूद है, या फिर कह लीजिए जो न्यूक्लियस मौजूद है इससे एसोसिएटेड न्यूक्लियस, वो भी कैसा, पॉजिटिव चार्ज वाला, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये निकलकर यहां से यहां आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो यहां पर एक क्या हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज्ड न्यूक्लियस पीछे रह गया, ठीक है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन आने की वजह से एक नेगेटिव चार्ज की अधिकता हो गई। इसी तरीके से यहां पर क्या होगा, बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डिफ्यूज होकर आ जाएंगे इस तरफ
और इधर पॉजिटिव चार्ज बनता जाएगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा, मतलब जो लेयर यहाँ पर एकदम टच हुई थी इनसे, वहाँ से डिफ्यूजन चालू होता है, और होते 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 मान लीजिए कि इन पे जो लेयर फॉर्म हुई बीच में चार्जेस की, वो इतनी ज़्यादा फॉर्म हो गई। तो जैसे ही मान लीजिए एक सर्टेन लेवल को रीच किया कि इसके बाद अब क्योंकि यहाँ पर एक इस तरीके से चार्ज सेपरेट आउट होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टेब्लिश हो जाएगी। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाएगी, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या करेगी, फर्दर जो उस पर डिफ्यूजन हो रहा था उसको रोकेगी। तो देखिए सेमीकंडक्टर डायोड से पीएन जंक्शन, मतलब सेमीकंडक्टर डायोड में जो पीएन जंक्शन डायोड की अगर बात है, या उस पे पीएन जंक्शन डायोड में जो पीएन जंक्शन है वो इस वजह ऐसे फॉर्म होता है, पी कोलाई एन कोलाई, एन की तरफ वाले इलेक्ट्रॉन पी के होल की तरफ गए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकली दोनों कैसे हो गए, न्यूट्रल अब नहीं रह गए। पी साइड वाले के इधर किनारे पर कुछ नेगेटिव चार्ज आ गए और एन साइड के इस तरफ पॉजिटिव चार्ज बच गए। इनकी वजह से, अब क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, तो इनके बीच में बन गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड। और देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, दो चीजें होती हैं, एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है ड्रिफ्ट। तो डिफ्यूजन यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट पे, तो डिफ्यूजन कैसे हुआ, एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ से इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हुआ पी साइड की तरफ, और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की तरफ से होल का डिफ्यूजन हुआ एन टाइप की तरफ। ठीक है, और अब यहां पर पी टाइप सेमीकंडक्टर पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं माइनॉरिटी। ठीक है, तो यहां से कुछ बहुत इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट करते हैं और इधर से कुछ बहुत होल ड्रिफ्ट करते हैं। तो जो माइनर होते हैं उनका ड्रिफ्ट होता है और जो मेजर होते हैं उनका डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये जो चीज थी ना, ये वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी बता रही थी। यहां पर जो ये है वो माइनॉरिटी और ये मेजॉरिटी है। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर केस में ये मेजॉरिटी और ये माइनॉरिटी है। क्लियर, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सेमीकंडक्टर डायोड हो गया। सेमीकंडक्टर डायोड में बताया कि यहां पर जो इनकी न्यूट्रलिटी है वो खत्म होने लगती है जैसे ही आपस में टच करते हैं, और यहाँ पर एक नेगेटिव आयंस अपीयर हो जाते हैं पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो जाते हैं एन टाइप की तरफ, और ये जो एक लेयर फॉर्म होती है बीच में, इसको कहते हैं डिप्लेशन लेयर। तो लेयर कंटेनिंग इमोबाइल आयंस इज कॉल्ड डिप्लेशन लेयर। अब क्योंकि यहाँ पर एक आयंस फॉर्म हो गए हैं, आयंस की लेयर फॉर्म हो गई है, इसको हम लोग कहते हैं डिप्लेशन लेयर। जो इस डिप्लेशन लेयर की थिकनेस होती है वो अप्रॉक्सिमेटली 10⁻⁻⁶ मीटर के ऑर्डर की होती है। ठीक है, क्लियर। फिर देखिए इस जगह पर अगर हम लोग बैरियर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो होता क्या है इस पे कि जैसे ये डिप्लेशन लेयर यहाँ पर फॉर्म होती है, तो क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो फॉर्म हो जाता है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आ जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। इस पीएन जंक्शन पे डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की वजह से वो आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कहते हैं वीबी, या फिर हम लोग उसको कह सकते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पोटेंशियल की वजह से फर्दर यहाँ पर डिफ्यूजन नहीं हो पा रहा चार्जेस का। ठीक, अब यहां पर जो ये बैरियर पोटेंशियल होता है जर्मेनियम के केस में वो 0.3 वोल्ट होता है और एसआई के केस में 0.7 वोल्ट। क्लियर। बैरियर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डेवलप होती है इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो एन टाइप सेमीकंडक्टर था वहाँ से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होके पी टाइप की तरफ आ गए, पी की तरफ से इधर डिफ्यूज होकर पॉजिटिव आ गए, तो इनके बीच में यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसका जो ऑर्डर है वो 10⁵ वोल्ट पर मीटर होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा हम लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, तो ये चीज थी हमारी पीएन जंक्शन से रिलेटेड सारी चीजें। अब बात करते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स की। तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स डिफाइंड होती है, मान लीजिए कि हम लोग ने क्या किया, दो ऐसे मेटल्स हैं और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें।
उसकी वजह से यहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मेटल है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि जो सेमीकंडक्टर है उस पर इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों मौजूद होते हैं। इस वजह से इनकी कंडक्टिविटी और ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन्स भी कंडक्ट कर रहे हैं, होल्स भी कंडक्ट कर रहे हैं, जबकि मेटल्स पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होल दोनों कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो इन दोनों की अलग अलग मोबिलिटी होती है और वो डिफाइंड होती है कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर हम लोग देखें कि किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है। सिंपल सी बात है कि अगर मेरी मोबिलिटी ज्यादा है, अगर यानी कि मुझे और मेरे साथ वाले को सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर दी गई और उस एनर्जी की वजह से मैंने ज्यादा स्पीड से ट्रेवल किया और उसने कम स्पीड से ट्रेवल किया, यानी कि मेरी मोबिलिटी ज्यादा है। तो सेम चीज यहां पर है कि यहां पर एनर्जी नहीं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, क्योंकि चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, फिर देखो कि उस पर कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रहा है। इस हिसाब से हम लोग की मोबिलिटी डिफाइंड होती है। तो द मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी गेन्ड बाय इट्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद कंडक्टर इन करंट इन सेमीकंडक्टर की बात है। तो करंट इन सेमीकंडक्टर में क्या है कि जो इस पे सेमीकंडक्टर केस में करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से होता है, जबकि मेटल्स पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो यहाँ पर हम लोग दो तरीके के करंट को मिलाकर लिखते हैं। I इज इक्वल टू आई प्लस आई एच, जहां पर ये इलेक्ट्रॉन का ये होल का है। इलेक्ट्रॉन का करंट हो जाएगा EA_NEV और आई एच हो जाएगा EA_NHVA। ठीक है, यहां पर कौन क्या क्या है, जो E है वो चार्ज है, ठीक है, ये वाला ही। A हो गया एटॉमिक हम लोग का मास, जो Ne है वो नंबर, V वॉल्यूम, ठीक है, सॉरी पोटेंशियल, ठीक है, ये हो गया हम लोग का पोटेंशियल हो गया इस जगह पर, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो यहां से हम लोग करंट इन सेमीकंडक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। NEVD, सॉरी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। मैं कुछ नींद में लग रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कोई नहीं, कभी कभी नींद आती है पर आप लोग को समझ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं आ रहा तो आप बता सकते हैं। देखिए ये जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो I इज इक्वल टू आई प्लस आई एच, और ये हो गया EA_NE, और ये जो A है वो एटॉमिक मास नहीं है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये डिफाइंड होता है, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस तरीके से हम लोग के जो करंट है वो निकल कर आ जाता है दोनों का मिलाकर। फिर कंडक्टिविटी डिफाइन होती है हम लोग की J इज इक्वल टू सिग्मा ई, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू J/E, जहां पर J जो है वो है करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी जो डिफाइन होती है वो होती है I/A, जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहां से जो कंडक्टिविटी निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी E_NE_μ, जहां पर ये म्यू है वो क्या है, मोबिलिटी है, ठीक है, यही वाली मोबिलिटी। क्लियर, मोबिलिटी निकल कर आ गई कैसे, ये VE/E। V यहाँ पर क्या थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, जैसे आपको VD लिखा है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो रही है तो V लिख दिया गया, VH यानी कि होल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो रही है। जो होल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से जो मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वो ज्यादा होती है, या कहें कि होल की मोबिलिटी कम होती है। क्लियर। उसके बाद फिर आता है हम लोग के पास कि ये जो हम लोग का एक पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म हो गया, इस पीएन जंक्शन डायोड पे हम लोग क्या करें कि मान लीजिए हम लोग ने बैटरी लगाई है। सबसे पहला केस तो बैटरी नहीं लगाई, तो उस केस में क्या होगा, हम लोग को कुछ ऐसा दिखाई देगा कि इस डिप्लेशन रीजन की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इसकी कुछ विड्थ होगी W। ये P साइड हो गया, ये N साइड हो गया। अब इसमें लगाया गया
बैटरी, और किस तरीके से बैटरी लगाई गई कि बैटरी का जो पॉजिटिव साइड है वो पी टाइप से कनेक्ट किया गया और जो निगेटिव साइड है वो एन टाइप से कनेक्ट किया गया। इस तरीके से जब लगाते हैं तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। चीजें बायस्ड है ना, कैसी बायस्ड है, यहां पर क्या होगा कि पी को प्रेफरेंस मिल रहा है कि उसके साथ जुड़ रहा है पॉजिटिव, और यहां पर ये नेगेटिव के साथ को प्रेफरेंस मिल रहा है कि उसके साथ, मतलब एन टाइप्स के प्रेफरेंस मिल रहा है कि उसके साथ नेगेटिव जुड़ेगा। तो ये कुछ बायस्ड है। और कैसा है, फॉरवर्ड बायसिंग इसको कहते हैं। इस केस में क्या होता है कि जो ये विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, वो क्यों हो जाती है, वो इस वजह से हो जाती है कि यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो आके यहां पर मौजूद इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, अभी मैं देखिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या होल मूव कर रहा है इस बात पर नहीं जाऊंगा। अगर मैं बोल रहा हूं पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, इसका मतलब मेरा ये है कि वो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं बोल रहा हूं कि नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर कह दिया कि पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पर बैठे हुए इनको न्यूट्रलाइज कर दिया, और इधर से जब बैटरी लगाई तो इधर से निगेटिव वाला आया और उसने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, पॉजिटिव थे इसको निगेटिव कर दिया, उसकी वजह से ये वाला जो हिस्सा है वो वैसा पहले का जैसा बन जाएगा जैसा कि पहले पी टाइप के पास था और एन टाइप के पास था पहले। तो जो विड्थ है डिप्लेशन रीजन की वो डिक्रीज हो गई, यानी कि फॉरवर्ड बायस में जो डिप्लेशन रीजन होता है उसकी विड्थ डिक्रीज होती है। और रिवर्स बायस ये कहलाता है। इस रिवर्स बायस पे अगर हम लोग बात करें तो रिवर्स बायस तब होती है जब नेगेटिव टर्मिनल इस पीएन जंक्शन के पी टाइप से कनेक्टेड हो और जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो इसके एन टाइप से कनेक्टेड हो। तो जब इस तरीके से हम लोग का कनेक्शन होता है उस केस में ये जो निगेटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज क्या करता है कि इधर से जो भी एटम्स मौजूद है इसके बगल में उन एटम से पुल करता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे आते हैं और यहां पर जो होल्स मौजूद है होल्स में आके बैठ जाते हैं। ठीक है, ये जो होल्स मौजूद है इन होल्स पे आके बैठ जाते हैं। तो इन होल्स पे आके जब बैठते हैं उसकी वजह से डिप्लेशन रीजन जो है उसकी विड्थ बढ़ जाती है। और इधर पर क्या होता है, इधर पर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे वो चले जाते हैं इस बैटरी पे अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसा वैकेंसी और बढ़ जाती है और इसकी जो विड्थ है डिप्लेशन रीजन की वो बढ़ जाती है। ठीक है, और इस तरीके की चीज को हम लोग कहते हैं रिवर्स बायस। ठीक, अगर इसको हम लोग अगर बात करें इसके स्कीमेटिक डायग्राम की, जो कि हम लोग का एक सर्किट डायग्राम है, तो वो कुछ बनेगा ऐसा और ये बनेगा ऐसा। अब देखिए यहाँ पर ये जो इसके करंट मेजर करने के लिए लगे हैं इस पे कैसा है कि ये पीएन जंक्शन जो डायोड है उसका ये सिंबल है, और इस पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग ने फॉरवर्ड बायस अगर किया, ये फॉरवर्ड बायस के लिए है। तो अगर फॉरवर्ड बायस किया है तो इस पॉजिटिव के साथ इस बैटरी का पॉजिटिव ऐसे कनेक्ट होगा और इसके साथ नेगेटिव के साथ नेगेटिव। सीरीज पे हम लोग ने एक मिली एमीटर कनेक्ट कर दिया और इसके पैरेलल पे वोल्ट मीटर। सेम यहाँ पर किया रिवर्स बायस के लिए। तो रिवर्स बायस के लिए यहाँ पर क्या हो गया, ये पीएन जंक्शन, इस यहाँ पर ये पी है तो इसके साथ एन जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो ऐड कर देंगे, और अगर यहाँ पर एन है तो इसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल ऐड कर देंगे। तो ये बन गया ऐसा। अब इसमें आगे क्या होगा, जैसे जैसे हम इसका वोल्टेज चेंज करेंगे तो इसमें से फ्लो होने वाला करंट जो होगा वो भी चेंज होगा। उसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है कि अगर फॉरवर्ड बायस की बात करें, फॉरवर्ड बायस में देखिए ये हम लोग वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं और 0.7 के आसपास से ये जो करंट है इस सर्किट में फ्लो होने लगता है। क्यों? क्योंकि देखिए जब कोई बैटरी नहीं लगी थी तो विड्थ थी डिप्लेशन रीजन की इतनी, और ये क्या करती है, ये अपने, क्योंकि इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश्ड होती है तो ये अपने पास से किसी भी तरह के चार्ज को पास नहीं होने देती। यानी कि जब पीएन जंक्शन डायोड ऐसा होता है तो ये अपने यहाँ पर
किसी भी तरीके के करंट को स्टैब्लिश नहीं होने देता इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम करने के लिए लगाई जाती है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से इसकी जो डिप्लीशन रीजन है वो कम होती है, विड्थ कम होती जाती है। और जैसे जैसे हम लोग फॉरवर्ड बायस वाला वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो एक रीजन आता है कि ये डिप्लीशन रीजन पूरी खत्म हो जाती है, और जैसे ये खत्म होती है तो ये एक सिंपल बिहेव करने लगता है एक मेटल की तरह, और यहाँ पर इसका कंडक्टिविटी बढ़ती है और एकदम 0.7 के पास से आगे यहाँ पर 0.8 तक आते आते करंट एकदम से इंक्रीज हो जाता है, यानी कि एकदम वो मेटल की तरह बिहेव करने लगता है। अभी तक देखो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, और जैसे ही 0.7 वोल्टेज के पास आए एकदम से वो करंट बढ़ जाता है बहुत तेजी से। तो ये कहलाती है हम लोग की फॉरवर्ड आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, या फिर पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस में आईवी कैरेक्टरिस्टिक। फिर अगर हम लोग रिवर्स बायस पे देखें, रिवर्स बायस में टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो क्या किया हम लोग ने, रिवर्स कर दिया। तो उसका डायग्राम बना ऐसा, ठीक है, निगेटिव ऐसे कनेक्टेड है पी से, पॉजिटिव कनेक्टेड है एन से। ये इसका वोल्टेज वेरी किया जा सकता है, ये यहाँ पर माइक्रो एमीटर है और यहाँ पर वोल्टमीटर है। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो विड्थ है वो बढ़ती जाएगी, ये विड्थ बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो वो फ्लो होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, यानी कि पी में जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है उन इलेक्ट्रॉन्स के यहां पर फ्लो होने की वजह से, जो कि ऐसा लीक होता हुआ ऐसे चला जाएगा इधर से इधर, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहां पर करंट फ्लो होगा। तो देखो रिवर्स बायस के केस में जो करंट होता है बहुत ऐसा थोड़ा सा फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। ये वैल्यू है करंट की, अगर इसके साथ इसको मिलाए तो इतनी वैल्यू का करंट, इतनी वैल्यू का करंट, ये यहां पर दिख रहा है ना, ये इतनी वैल्यू का करंट क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था रिवर्स बायस के केस में, या फिर कह लीजिए कि नेग्लिजिबल करंट फ्लो हो रहा था। फिर जैसे जैसे हम लोग और वोल्टेज बढ़ाते रहते हैं तो रिवर्स बायस में किसी भी तरीके का करंट फ्लो नहीं होता। देखो यहां पर फॉरवर्ड बायस में 0.7 वोल्ट तक पहुंचने में ही ये एकदम से क्या करने लगा था, सूट अप हो गई थी, करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। बट रिवर्स में देखो 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 60 वोल्ट, 80 वोल्ट से जब ज्यादा तक जा रहे हैं तब कहीं जाकर इस पे क्या हो रहा है, एकदम सडन इंक्रीज हो रहा है करंट का। अब ये होता इस वजह से है क्योंकि जैसे जैसे हम लोग यहां पर क्या करते हैं, रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो ये डिप्लेशन रीजन बढ़ती जाती है, डिप्लेशन रीजन बढ़ती जाती है। तो डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ने की वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इन आयंस की वजह से, क्योंकि ये पॉजिटिव है यहाँ पर निगेटिव है तो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन को खींच लेती है अपनी तरफ, और ये जो पूरी की पूरी डिप्लेशन रीजन होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो ऐसा वोल्टेज जहां पर की डिप्लेशन रीजन ब्रेक हो जाती है रिवर्स बायस कंडीशन पर, वो कहलाता है हम लोग का ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। ऐसा वोल्टेज जहां पर कि जो रिवर्स बायस में जो ये डिप्लेशन रीजन है वो ब्रेक हो जाती है और वहां से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है। देखिए एकदम से सूट अप होता है इधर, तो ये वाला रीजन या ये वाला जो वोल्टेज होता है इसको हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। और ध्यान दीजिए रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में अगर हम लोग करंट की बात करें तो इस पे करंट जो होता है वो मिली एम्प्स के ऑर्डर का होता है, और यहां पर बैकवर्ड या रिवर्स बायस की कंडीशन पर जो करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है, ठीक है। क्यों देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पर बहुत कम वैल्यू है इसकी करंट की, जबकि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है एकदम 20, 30। ये देखो इधर माइक्रो एम्पियर पर है और इधर मिली एम्पियर पर है। ये वाला जो हम लोग मेजर कर रहे हैं वो मिली एम्प्स पे कर रहे हैं और ये इधर कर रहे हैं माइक्रो एम्प्स पे, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। तो देखने में लग रहा होगा कि देखो बहुत ज्यादा करंट है, नहीं, इधर देखो ना, इधर ये मिली एम्प्स पे है और इधर ये माइक्रो एम्प्स पे है, ठीक है। तो रिवर्स बायस पे एक तरीके से ऐसा होता है कि किसी भी तरीके का करंट फ्लो नहीं होता, यानी कि जो ये पीएन जंक्शन हम लोग का बीच में फॉर्म होता है, जब उसको फॉरवर्ड बायस में हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और अपने आप से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको फ्लो होने देता है आराम से। देखो 0.7 के बाद ये पूरा पूरा वोल्टेज की वजह से यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, जबकि रिवर्स बायस के कंडीशन पर ये एक रिजिड डोर की तरह वर्क करता है जिससे कि कोई भी करंट फ्लो
ना हो पाए या इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो अगर इसको आपको समझना है तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक कमरा है, ठीक है, और उस कमरे पे लगा हुआ है एक दरवाजा, ठीक है, उस पे लगा हुआ एक दरवाजा। उस दरवाजे की खासियत ये है कि वो सिर्फ एक ही तरफ खुलता है, वो भी कैसे, अंदर की तरफ, ठीक है। वो खुलेगा तो सिर्फ ऐसे खुलेगा, ठीक है, इस तरफ, ठीक है, इस डायरेक्शन पे। तो अगर कोई उधर से एंटर करेगा उस तरफ से तो दरवाजा खोलेगा और अंदर आ जाएगा। तो मान लो कि वहां से 10 लोग दौड़ते हुए हैं तो जल्दी जल्दी आएंगे दौड़ते हुए और क्या होंगे, इस दरवाजे को धक्का मार के बाहर निकल जाएंगे। अभी अगर एक छोटा सा बच्चा आएगा तो हो सकता है दरवाजा ना खोल पाए, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब उस पर अंदर कोई नहीं मूव कर पाएगा अगर छोटा सा बच्चा है। बट मान लो छोटे से बच्चे का मतलब कि अगर इससे कम वोल्टेज आया तो ये दरवाजा नहीं खुल पाएगा। बट अगर उस छोटे से बच्चे से थोड़ा सा बड़ा बच्चा आया तब भी दरवाजा खुल जाएगा, और कोई बड़ा आदमी आएगा तब तो फिर दरवाजा खुला रहेगा और इस पे आराम से इधर पास हो सकते हैं, ठीक है। अभी इसी में आदमी इधर से आने के बजाय इधर से आने लगे, ठीक है, आदमी क्या करे, इधर से आने लगे। तो जब उधर से आने लगेगा तो जैसे ही आदमी उधर से आएगा तो ये दरवाजा क्या होगा, अब क्योंकि इसकी दरवाजे की ऐसी हालत है कि वो उस तरफ जा ही नहीं सकता, यहां पर एक ऐसा लगा हुआ है कि जैसे ही इधर से कोई आएगा तो ये दरवाजा एकदम ब्लॉक हो जाएगा। जितना ज्यादा इधर से आदमी जाएगा उधर से वो उतना ज्यादा ब्लॉक होता जाएगा। जैसे जैसे हम लोग के घर के दरवाजे होते हैं ना, खोल दो एक तरफ खुल जाते हैं, पर दूसरी तरफ से चाहे तुम जितना धक्का लगा दो वो थोड़ी ना खुलेंगे, वो तो बंद हो रहे हैं, वो बंद होने की कंडीशन बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो फिर क्या करोगे, एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, इस तरह करते करते खूब ढेर सारे आदमी यहां पर लगाओगे, तब भी नहीं निकल पाओगे। बट जो छोटी छोटी चींटियां हैं, जो छोटे छोटे कॉकरोचेस हैं, वो दरवाजे के नीचे से लीक कर उस उधर पार कर जाएंगे, वही ये करंट है। तो आदमियों के कंपैरिजन में चींटी कितनी छोटी है, बहुत कम, ठीक है, ये कॉकरोचेस वगैरह बहुत छोटे हैं, तो वो लीक करते हुए दरवाजे के नीचे से जो स्पेस है थोड़ा बहुत वहां से निकल रहा है, वही यहाँ पर ड्रिफ्ट करंट की वजह से ये थोड़ा बहुत ऐसे करंट दिखाई देता है। बट जब बहुत ज्यादा यहाँ पर ह्यूमंस आकर क्या करेंगे, इस पे धक्का मारेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ, तो ये दरवाजा टूट जाएगा। और जैसे ही टूटेगा तो ये दरवाजा खुल जाएगा, यानी कि दया दरवाजा तोड़, और दया ने दरवाजा तोड़ा और दरवाजा तोड़ने के साथ सबके सब अंदर घुस गए, ठीक है, और सब मतलब इधर से ऐसे निकल गए बाहर तरफ, समझ गए। ये पूरा होता है कि एक तरफ ये ऐसा वॉल्व की तरह होता है डायोड, कि एक तरफ से आओ तो आराम से चले जाओ, बट रिवर्स की तरफ से आओ तो नहीं जा पाओगे। फिर अगर आपने बहुत ज्यादा एनर्जी उसको दे दी तो वो जो वॉल्व है वो टूट जाएगा और वहां से फ्लो बढ़ जाएगा। तो ये लीकेज करंट आप समझ सकते हैं कि दरवाजे के अगल बगल से थोड़ा बहुत गैप होता है, वहां से चीजें, छोटे छोटे कॉकरोच, चींटी और तो थोड़े बहुत जानवर है वहां से, जानवर नहीं सॉरी इंसेक्ट्स है, वो वहां से निकल जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो थोड़ा सा ये एनालॉजी क्रिएट कर सकते हैं अपने दिमाग में उस चीज को समझने के लिए कि रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में किस तरीके से ये जो डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड, वो वर्क करता है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में आपको ऐसे दरवाजा खुल जाएगा आराम से और चले जाइए, रिवर्स बायस पे दरवाजा बंद हो जाएगा और आपके उधर से फिर चाहे जितना आते रहिए वो नहीं खुलेगा, नीचे से जो गैप है वहां से थोड़े बहुत निकलते रहेंगे, उसी की वजह से हमें मूवमेंट दिखाई देता रहेगा कि यहाँ से कोई गुजर रहा है, हाँ करंट स्टैब्लिश्ड है, थोड़ा बहुत बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि अब इतनी छोटी छोटी चीजें उससे क्या ही फर्क पड़ता है। बट अगर बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ आया कोई तो वो टूट जाएगा, ठीक है। अगर एक्समैन देखोगे तो जगरनॉट, ठीक है, एक्समैन सीरीज देखी है, उस पर जगरनॉट रहता है ना, तो वो क्या करता है, दीवार हो, दरवाजे हो, सब तोड़ता चला जाता है, क्लियर। और इंडियन टीवी सीरियल्स पे तो दया है, दया दरवाजा तोड़, वही हाल हो जाएंगे कि जब तक वो टूटेगा नहीं तो निकलेगा नहीं, जैसे ही दरवाजा टूटा वैसे ही सबके सब अंदर, क्लियर। तो ये होता है हम लोग का पूरा फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का खेल। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज कर सकते हैं और जो हम लोग का अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट होता है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों, डायरेक्ट करंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट करंट यानी जैसे बैटरी से करंट हम लोग देते हैं कि अगर यहाँ पर एक ऐसा बल्ब लगा हुआ है तो अगर हम लोग ने पॉजिटिव इधर लगाया तो इधर पॉजिटिव पोटेंशियल ही रहेगा और इस तरफ इसके नेगेटिव पोटेंशियल ही रहेगा। जबकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज में क्या होता है कि समय के साथ साथ जो पोलैरिटी होती है वो चेंज होती रहती है, इधर जब प्लस होगा इधर माइनस, जब इधर माइनस तो इधर प्लस। और ये कैसे चेंज होता है, हाफ हाफ, इस तरीके से एक साइकिल में 2 बार ऐसे ये चेंज होता है। यानी कि
ये ऐसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऐसे चलता है, एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और ये मैं अल्टरनेटिंग जो करंट वाला चैप्टर है उस पर अच्छे से डिस्कस किया गया। तो ये सारे ऐसी चीजें हैं। तो यहां पर डायोड का क्या रोल है, डायोड एज अ रेक्टिफायर। तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं रेक्टिफायर क्या होता है। तो अगर हम लोग के पास एसी है, एसी वोल्टेज है, और इसको हम लोग को डीसी में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट करंट पे, यानी कि इसकी पोलैरिटी चेंज ना हो, तो अगर हम लोग क्या करें, निगेटिव वाले हिस्से किसी तरीके से हटा दें तो हमारा काम बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो यहां पर रोल प्ले करता है ये डायोड। ठीक है, कैसे? जब इस पे हम लोग ने अल्टरनेटिंग करंट लगाया, ठीक है, तो जब इस पे पॉजिटिव साइकिल आएगी तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस के केस में ये करंट को जाने देगा अपने आप से। ठीक है, ये अपने आप से जाने देगा, और जब इस पे पोलैरिटी चेंज होगी तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव रिवर्स बायस हो जाएगा, तो ये अपने आप से करंट फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है, और जैसे ये फिर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो फिर से जाने देगा, तो ये जाने दिया, इधर वाले हिस्से को नहीं जाने दिया, फिर जाने दिया, नहीं जाने दिया। तो इस तरीके से होता हुआ जो डायोड होता है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को या अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट पे कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? समझ पे आई बात? तो अब हम लोग क्या करेंगे, दो तरीके के रेक्टिफायर पढ़ेंगे, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होते हैं, देखिए उसको समझते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में सिंपली अगर हम लोग कहें कि मान लीजिए कि हम लोग के पास इतना छोटा सा डिवाइस है जिसको कि डायरेक्ट करंट चाहिए और कम वोल्टेज का चाहिए, और हम लोग के पास जो सोर्स है वो उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स है और उसके पास वोल्टेज भी ज्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, जो वोल्टेज है उसको डिक्रीज करेगा। तो ये लगा दिया स्टेप, यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये तो इसने क्या किया, वोल्टेज को डाउन कर दिया। अब उस जो वोल्टेज डाउन किया था उस पे जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट है वहां पर लगा दिया एक ऐसे डायोड। तो देखो जब ये यहां पर पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो ये डायोड रहेगा फॉरवर्ड बायस पे। क्या रहेगा? फॉरवर्ड बायस पे, यानी कि ये अपने आप से करंट फ्लो होने देगा। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ दिख रहा है इस यहां पर आउटपुट, ठीक है, इस जगह पर आउटपुट XY के अबाउट। क्लियर? ये जो नीचे दिख रहा है ये वाला, ठीक है, और जो ये वाला है, ये वाला, ये इस जगह पर, यहां पर जो वोल्टेज मिल रहा है AB के क्रॉस, ठीक, ये लिखा है ना वोल्टेज एट ए, और ये है वोल्टेज अक्रॉस RL लोड रेजिस्टेंस के अबाउट। तो देखो यहां पर जो वोल्टेज है, अगर जब प्लस था इधर फॉरवर्ड बायस पे प्लस और माइनस, जब इस जगह पर ए पर क्या था, पॉजिटिव हाफ साइकिल थी। बेसिकली अगर हम सिर्फ ए पर देखें कि यहां पर सिर्फ जब पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो उस केस में ये फॉरवर्ड बायस होगा, तो यहां पर हमें वोल्टेज मिलेगा और ये मिल गई पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब इस ए पर नेगेटिव आया और इधर पॉजिटिव आया, तो ये नेगेटिव जब हुआ तो ये हो गया रिवर्स बायस, यानी कि दरवाजे बंद हो गए, कपाट बंद। तो जब कपाट बंद तो यहां से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और ये वाला जो हिस्सा था वो लॉस हो गया। ठीक है, देखो ये यहां कहीं अपीयर नहीं हुआ क्योंकि इधर करंट फ्लो ही नहीं किया। उसके बाद फिर जैसे ही ये पॉजिटिव होगा वैसे ही ये वाली जो हाफ साइकिल है वो यहां पर फिर अपीयर हो जाएगी, उसकी वजह से करंट यहां पर फिर अपीयर हो जाएगा। फिर ऐसे ही चीज चलती रहेगी, अपीयर नॉट अपीयर, अपीयर नॉट अपीयर, अपीयर नॉट अपीयर करते करते देखो क्या मिला हम लोग को, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स मिल गई, यानी कि हमें पॉजिटिव में सारा का सारा वोल्टेज मिल गया एक ही डायरेक्शन वाला, उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही। बट ये जो हम लोग को आउटपुट मिला ये थोड़ा सा क्या है, चेंजिंग वोल्टेज वाला, ये एग्जैक्टली डीसी नहीं है। तो इस पर हम लोग फिल्टर सर्किट लगाकर इसकी जो ये वाला पोर्शन है घटने बढ़ने वाला, इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पाई सेक्शन पर या एल सेक्शन पर फिल्टर सर्किट लगाते हैं और उससे फिर जो ये हम लोग के आउटपुट है उसको हम लोग एक प्योर डीसी की तरह कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसे ये वाले हिस्से हम लोग के स्मूथ आउट हो जाते हैं और हम लोग को यहाँ पर एक ऐसे प्योर डीसी मिल जाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे इस तरीके से। क्लियर? तो ये तो था हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखो इसका
घाटा क्या है, घाटा ये है कि यहाँ पर ये इस वाला रीजन का जो एनर्जी है वो लॉस हो जा रहा है, ठीक है, उसको हम लोग यूज ही नहीं कर पा रहे। तो इससे निपटने के लिए बनाया गया फुल वेव रेक्टिफायर। देखो हाफ वेव का मतलब क्या है, ये एक पूरी वेव है और इसका सिर्फ हाफ वेव को ही रेक्टिफाई कर पा रहा है, तो ये क्या हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो ना, ये सिर्फ हाफ वेव आउटपुट में मिल रहा है, सही। तो किसी तरीके से अगर हम लोग क्या करें, इसका जो ये हाफ वाला आधा जो है ये तो रेक्टिफाई हो रहा है इससे, किसी तरीके से ये जो बचा वाला आधा है इसको भी हम लोग क्या करें, रेक्टिफाई कर ले लें यहां पर। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग सिंपली कुछ इस तरीके का सेटअप बनाएंगे जहां पर कि एक और डायोड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो सेटअप बनेगा वो कुछ बनेगा ऐसे, ठीक है। यहां पर ट्रांसफार्मर वोल्टेज डिक्रीज होगा और जो आउटपुट है वहां पर 3 इस तरीके से टर्मिनल्स बनाए जाएंगे। एक सेंटर टैपिंग होती है, ठीक है, तो ये एक यहां पर वोल्टेज आ गया और फिर इसके किनारे से 2 निकाले जाते हैं और एक में लगता है इधर डायोड और इस पे लगता है इधर डायोड। अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और जो आउटपुट हम लोग देख रहे हैं वो इस पॉइंट के क्रॉस देख रहे हैं, यानी कि आरएल के अक्रॉस देख रहे हैं। तो देखो ये हो गया आउटपुट वेवफॉर्म अक्रॉस आरएल, ये हो गया वेवफॉर्म एट बी और ये हो गया वेवफॉर्म एट ए, ठीक। अब देखो जब यहां पर जो वोल्टेज आया वो अपने इस तरीके के साइकिल में था, तो उस केस में जब वेव फॉर्म ए पर पॉजिटिव था तो बी में निगेटिव था। ये देखो बी में निगेटिव था, तो जब बी में निगेटिव होगा तो ये वाला डायोड जो है वो ब्लॉक हो जाएगा और ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस में होने की वजह से ये करंट अपने आप से पास होने देगा। तो जो वोल्टेज यहां से ऐसे जा रहा था वो इधर से जाकर हम लोग को यहां पर अपीयर हो गया। तो आउटपुट में हम लोग को ये ऐसा एक मिल गया। अब जब इसने अपनी पोलैरिटी चेंज करी, यहां पर ये बन गया निगेटिव और ये बन गया पॉजिटिव, उस केस में ये वाला ब्लॉक हो गया, ये वाला ब्लॉक हो गया, ठीक है। वोल्टेज वो इधर से अपीयर होने लगा इस पे, इधर से, या फिर करंट इधर से फ्लो होने लगा, ठीक है। तो उस केस में ये वाली जो हाफ साइकिल थी वो इस जगह पर आउटपुट पे अपीयर हो गई, ये तो नेगेटिव में हो गया था। इसी तरीके से अगली बार वे फिर से यहां पर ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ, जिसकी वजह से ये वाला हिस्सा ब्लॉक हो गया, ये वाला हिस्सा ब्लॉक हो गया और यहां से करंट फ्लो होने लगा, ठीक है। तो ये फिर से एक साइकिल मिल गई। तो अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, पूरी की पूरी वेव फॉर्म हम लोग को यहां पर मिल जा रही है, कोई भी वेव फॉर्म हम लोग का छूट नहीं रहा। यानी कि जो पूरी की पूरी एक वेव थी उस पूरी की पूरी वेव को हम लोग ने क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया। तो इस तरीके के जो रेक्टिफायर होते हैं उसको फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो हाफ वेव रेक्टिफायर से ज्यादा होती है, ठीक है। तो हम लोग इस पे 2 पीएन जंक्शन डायोड का यूज करते हैं। क्लियर, बात समझ पे आ गई। तो ये था हम लोग का क्या, फुल वेव रेक्टिफायर। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। ये क्या है, एक इस तरीके का डायोड होता है, ये स्पेशल पर्पस डायोड होते हैं जिसमें कि क्या इस पे किया जाता है कि जब एक, देखिए एलईडी आपने चारों तरफ देखा होगा, ठीक है। अब तो मोबाइल पे भी जो स्क्रीन होती है वो एलईडी होती है, या एलईडी बल्ब्स, ये तो देखे होंगे। तो ये क्या होते हैं, इसका सिंबल तो पहली बात ये होता है, ठीक है, ये सिंबल होता है। अब एलईडी बनता कैसे, एलईडी एक्चुअली क्या होता है, एक इस तरीके का पीएन जंक्शन होता है जिसमें कि जब हम लोग फॉरवर्ड बायस पे उसको अटैच करते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो इसका यहां पर इस तरीके से चीजें होती हैं कि जो एनर्जी गैप होता है, देखिए क्योंकि एन टाइप और पी टाइप सबका अपना एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है, ठीक है। तो उनका जो एनर्जी गैप होता है वो इस तरीके से अरेंज होता है कि जैसे ही यहां से हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं या वोल्टेज लगाते हैं, तो जितने एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन जाता है वो यहां पर डिप्लेशन रीजन पर एक फोटोन क्रिएट कर देता है, ठीक है। अब कैसे करता है, देखिए यहां पर जो मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन और होल, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रॉन होल पेयर कहते हैं, वो जो मौजूद होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक फोटोन को रिलीज करते हैं, ठीक है।
और वही फोटोन हम लोग को एज अ लाइट मिलता है। यानी कि यहां पर अगर बात करें तो ये जो एनोड और कैथोड है, ठीक है, ये जो एनोड और कैथोड है, ये एनोड और कैथोड में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी या फिर इस पे बैटरी लगा दें तो क्या होगा कि जब इस पे करंट फ्लो करेगा, अब ये यहाँ से एनर्जी लेकर जा रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन जाकर जो होल यहाँ पर मौजूद है जब उससे मिलता है तो वो एनर्जी फोटोन के फॉर्म पे रिलीज हो जाती है यहाँ से, और इस तरीके से एलईडी हम लोग का वर्क करता है। जो इस पे बनते हैं वो स्पेशली कुछ बनते हैं GaAsP से या GaP से, इस तरीके से हम लोग के एलईडी बनते हैं। क्लियर? ये जो वर्क करते हैं वो फॉरवर्ड बायस पे वर्क करते हैं, क्योंकि रिवर्स बायस पे ये एकदम वैसे ही वर्क करते हैं जैसे कि एक नॉर्मल डायोड, यानी कि ये ब्लॉक करते हैं करंट फ्लो को। बट क्योंकि ये एक हम लोग का ऐसा डायोड होता है जिसकी जो फॉरवर्ड बायस वाली कंडीशन होती है वो बहुत कम होती है, मतलब फॉरवर्ड बायस वाला जो रिक्वायर्ड वोल्टेज होता है एक करंट को फ्लो कराने के लिए वो बहुत कम होता है। तो रिवर्स में क्योंकि ये हैवली डोप्ड होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का इसको रिवर्स में यूज करने में बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत थोड़े से रिवर्स वोल्टेज के लिए ये जल सकता है, मतलब वही ब्रेक डाउन हो सकता है। उसकी जो डिप्लेशन रीजन होता है वो थोड़े से वोल्टेज रिवर्स डायरेक्शन में वो जल सकता है। जैसे कि अभी हम लोग पिछले ग्राफ में देखे थे कि यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन पे अगर हम लोग बनाए तो 80-90 के पास ऐसे ब्रेक डाउन हो रहा था उस डायोड पे। बट क्योंकि यहाँ पर जो ये डायोड बनता है वो हैवली डॉप्ड N और P टाइप मटेरियल से बनता है, ठीक है, हैवली PN जो वेफर्स होते हैं उनसे बनता है। उसकी वजह से रिवर्स जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है इसका वो बहुत कम होता है, कुछ ही वोल्टेज का होता है। तो अगर आपने मान लीजिए 9 वोल्ट्स भी अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया तो ये जल जाएगा, इसकी जो डिप्लेशन रीजन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, वो जल जाएगी, उस पर हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सडन करंट इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है, तो वो जल जाता है। इस वजह से एलईडी को हम लोग को रिवर्स बायस पे नहीं कभी भी लगाना चाहिए, उससे वो खराब हो जाती है, ठीक है, समझ गए। और ये लगभग हम लोग को नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सब आपको अलग अलग तरीके की जो एलईडी हैं वो आपको मिली होंगी। क्लियर? तो जो एलईडी हम लोग की वो इंफ्रारेड, रेड, एम्बर, येलो, ग्रीन, इस तरीके की अलग अलग उसकी होती है, ठीक है। अब बात आती है फोटो डायोड की। तो फोटो डायोड एक्चुअली एक तरीके का सेंसर होता है, ये एलईडी के जस्ट अपोजिट वर्क करता है। एलईडी में क्या होता था, जैसे ही हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते थे तो उस पर करंट फ्लो होने लगता था और वो रिलीज करता था फोटॉन्स। जबकि फोटो डायोड में एक ये ऐसा डायोड होता है जब इसके ऊपर क्या पड़ता है, फोटॉन्स पड़ते हैं, तो जो डिप्लेशन रीजन होती है वो ये हमें इस पे करंट फ्लो होने लगता है। क्या होने लगता है? ये इस पे करंट फ्लो होने लगता है और ये रिवर्स बायस कंडीशन में हम लोग का वर्क करता है, ठीक है। तो फोटो डायोड किस पे वर्क करता है? रिवर्स बायस कंडीशन पे वर्क करता है। और जब इस पे फोटॉन्स फॉल होते हैं उसकी वजह से जो जंक्शन है वहां पर करंट फ्लो, मतलब कि जो जंक्शन है वो हम लोग का रिड्यूस हो जाता है और वो करंट फ्लो होने लगती है, ठीक है। तो द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन द बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर। जो यहाँ पर P और N के जो बैंड गैप है उससे गिरने वाले फोटॉन्स, उसका जो एनर्जी गैप है उससे ज्यादा एनर्जी के फोटॉन्स इसके ऊपर जब गिरेंगे तभी इस पे करंट फ्लो होगा। तो फोटो डायोड एज अ डिटेक्टर वगैरह यूज होते हैं, जहां पर कि इस पे मान लीजिए कि जैसे टीवी का रिमोट है, तो टीवी के रिमोट से तो इंफ्रारेड निकल रहा है, बट उसको डिटेक्ट कौन कर रहा है? फोटो डायोड। या कहीं अलार्म सिस्टम वगैरह जो होते हैं उस पे भी फोटो डायोड वगैरह लगे होते हैं। जैसे कि एक कोई दरवाजा है, उस दरवाजे में इधर से लेजर निकल रही है और इस जगह पर लगे हुए हैं फोटो डायोड, ठीक है। तो वो लेजर इन पे जा रही है, यानी कि जब ऐसे इस पे लाइट लगातार पड़ रही है तो यहाँ पर जो इस पे सर्किट्स लगे हुए हैं उस पे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। बट मान लीजिए कि कोई इस पे जब एंटर करेगा तो यहाँ जो लेजर लाइट इस पे पड़ रही थी वो अब पड़ना बंद हो जाएगी, तो इस पे फ्लो होने वाला जो करंट है वो रुक जाएगा, जिसकी वजह से
इनको इस यहाँ पर सर्किट फिर ऐसा लगा होता है कि उसको पता चल जाता है, उस चेंज इन करंट को डिटेक्ट कर लेते हैं और अलार्म वगैरह बज जाता है। तो फोटो डायोड हम लोग का बेसिकली एक डिटेक्टर है, क्लियर, जो कि फोटॉन्स फॉल होने पर अपने थ्रू करंट फ्लो कराने लगता है, और ये रिवर्स बायस पे कंडीशन पे वर्क करता है, एलईडी फॉरवर्ड बायस पे वर्क करता है, क्लियर। फिर आता है सोलर सेल। सोलर सेल हम लोग का एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक ओपन सर्किट पे वर्क करता है, ना तो ये फॉरवर्ड बायस होता है ना तो रिवर्स बायस होता है। ये जब इसके ऊपर वोल्टेज पड़ता है, ठीक है, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये वोल्टेज जनरेट करता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होता है, इधर होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इधर होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और इनके बीच में इधर पी टाइप और एन टाइप, और यहाँ पे होती है डिप्लेशन रीजन, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली लेयर होती है, ये पूरी की पूरी लेयर इतनी पतली होती है कि अगर इसके ऊपर सनलाइट फॉल हो तो वो जो यहाँ पर जंक्शन है वहां तक लाइट पहुंच जाए, यानी कि इधर वाला जो हिस्सा होता है बहुत पतला होता है। तो जैसे यहाँ पर आती है लाइट फॉल होती है, उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होता है, ठीक है। एलईडी में क्या हो रहा था, एलईडी में इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन हो रहे थे और फोटोन निकाल रहे थे। इसमें फोटोन आके गिर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन कर रहे हैं। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाकर सेपरेट आउट हो जाते हैं और जो फोटॉन्स होते हैं वो एक तरफ सेपरेट आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके दोनों सिरों पर बन जाता है एक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि हम लोग यूज कर लेते हैं, और ये अबाउट 1.5 वोल्ट्स हम लोग का देता है ये, ठीक है। तो इसको फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं कि लाइट से, फोटोन से हम लोग वोल्टेज डेवलप कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इसकी हेल्प से हम लोग सोलर सेल की हेल्प से डायरेक्ट सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें जो यूज्ड मटेरियल सबसे ज्यादा होता है वो होता है NiCd PbS, क्लियर। ये इस पे किसी भी तरीके की बायसिंग पे वर्क नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज। देखो, कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, किसकी वजह से? नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री करंट कैरियर्स इंक्रीजेस, या रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेस, बोथ नंबर डेंसिटी एंड ऑफ कैरियर्स एंड रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेस, या फिर नंबर डेंसिटी ऑफ करंट कैरियर्स इंक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, बट इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम इज मच लेस देन इंक्रीज इन नंबर ऑफ डेंसिटी। तो आखिर इस पे होता क्या है? इन चार ऑप्शंस में से कौन सा सही है? तो अगर इसकी हम लोग बात करें कि इस पे क्या सही है, तो देखो इस पे क्वेश्चन क्या पूछा है जरा देखिए। इस पे इन्होंने लिख दिया कि टेम्परेचर बढ़ाया हमने और उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है वो भी बढ़ गई, जबकि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के केस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ कंडक्टिविटी घटती है। तो कंडक्टिविटी क्यों घटती है मेटल्स के केस में? क्योंकि जो उनका रिलैक्स ये होता है Ne² τ/m, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे ही जिसका जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो घटता जाता है, यानी कि कोलिजन जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है। दो कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है वो घटता जाता है। तो इसी से कनेक्ट करते हुए अगर हम लोग देखें कि नंबर डेंसिटी ऑफ करंट कैरियर इंक्रीजेस, जो नंबर है, नंबर डेंसिटी करंट कैरियर की वो इंक्रीज होता है, ठीक है। मैंने सेमीकंडक्टर पर अभी जो शुरुआत में बताया है वो ये भी बताया है कि वैलेंस सेल और कंडक्शन सेल, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में अगर हम लोग 0 केल्विन पर देखें तो कंडक्शन बैंड में किसी भी तरीके का जो वोल्टेज किसी भी तरीके का जो चार्ज होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। बट जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, ठीक है, कुछ T केल्विन किया जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे पहले वैलेंस बैंड पे, वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहां पर इसको छोड़कर एक होल क्रिएट करके वो पहुंच जाते हैं यहाँ पे कंडक्शन बैंड में। तो यही लिखा हुआ है, नंबर डेंसिटी ऑफ करंट कैरियर्स इंक्रीजेस। दूसरा क्या है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज होता है, बट इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम इज मच लेस देन इंक्रीज इन नंबर ऑफ डेंसिटी। यानी कि यहां पर जो नंबर ऑफ डेंसिटी जो बढ़ता है
ठीक है, जो यहां पर नंबर ऑफ डेंसिटी बढ़ता है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि ये रिलैक्सेशन टाइम के डिक्रीज होने का जो इफेक्ट होता है, जैसे कि मेटल्स पे हम लोग को दिखाई देता है, वो यहां पर नहीं होता। मेटल्स पे किसी तरीके के नए चार्ज कैरियर्स का जन्म नहीं होता है, जबकि सेमीकंडक्टर में रिलैक्सेशन टाइम के घटने के साथ साथ जो नंबर डेंसिटी होता है करंट कैरियर्स का वो भी बढ़ जाता है। तो जो रिलैक्सेशन टाइम के घटने का इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। इस वजह से सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ती है। समझ गए? मेटल्स पे क्या होता है? सिर्फ एक प्रोसेस, टेम्परेचर बढ़ा, रिलैक्सेशन टाइम घटा। जबकि सेमीकंडक्टर में दो प्रोसेस होती है, एक तो रिलैक्सेशन टाइम घटता है, दूसरा जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है या करंट कैरिंग कैरियर्स है, ठीक है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, और इसके चार्ज कैरियर्स के बढ़ने की वजह से जो रिलैक्सेशन टाइम के घटने का इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, और ये जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर के बढ़ने का जो इफेक्ट है वो ओवरकम कर लेता है बाकी को। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग का जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब है दूसरा हम लोग का, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईच एट रूम टेम्परेचर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब देखो रूम टेम्परेचर की बात हो रही, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच। रूम टेम्परेचर कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। पहला है द नंबर ऑफ फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इज सिग्निफिकेंट इन सी बट स्मॉल इन सी, यानी कि कार्बन, सी बट स्मॉल इन एस आई एंड जर्मेनियम। फिर the number of free conduction electron is negligibly small in all the three. The number of free electrons for conduction is significant in all the three. The number of free electrons for conduction is significant only in Si and Ge but small in C. तो देखो यहां पर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो ये कह रहा है कि जब हम लोग रूम टेम्परेचर पे बात करते हैं तो जो कार्बन होता है उसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सिलिकॉन और जर्मेनियम। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। कार्बन में जो सिलिकॉन और जर्मेनियम की तरह बिहेवियर होता है वो मौजूद नहीं होता। कार्बन हम लोग का सेमीकंडक्टर नहीं है, तो पहला वाला क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा क्या है? द नंबर ऑफ फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबली स्मॉल इन ऑल द थ्री। नहीं, ऐसा भी नहीं। रूम टेम्परेचर में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में, कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। सी क्या है? द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन इज सिग्निफिकेंट इन ऑल द थ्री। ऐसा भी नहीं है। कार्बन के केस में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते हैं। तो बचा कौन सा? डी ऑप्शन। इसको देख लेते हैं। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन इज सिग्निफिकेंट ओनली इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बट स्मॉल इन सी। बिल्कुल, कार्बन क्योंकि हम लोग का सेमीकंडक्टर नहीं होता है और सिलिकॉन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर होते हैं, तो रूम टेम्परेचर में इनके पास मौजूद होता है चार्ज कैरियर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन पे हेल्प करते हैं, जबकि कार्बन में ऐसे मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो उस पर जो सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है वो मौजूद नहीं होता, कम होता है। ठीक है, उसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं दिखाई देता हम लोग को। जबकि रूम टेम्परेचर में सिलिकॉन और जर्मेनियम में इतने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दें। फिर है इस पे क्वेश्चन नंबर 3, इफ द लैटिस कांस्टेंट ऑफ दिस सेमीकंडक्टर इज डिक्रीज्ड देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर इसका लैटिस कांस्टेंट डिक्रीज कर दिया जाए इस सेमीकंडक्टर का, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब देखो ई, सी, ई, जी और ई वी, ये क्या है? ये एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड है, ये जो बैंड गैप है उसका है, और ये वैलेंस बैंड की एनर्जी। तो अगर हम लोग लैटिस कांस्टेंट डिक्रीज कर दें किसी सेमीकंडक्टर का, लैटिस कांस्टेंट यानी कि देखो जो कार्बन होता है वो एक इस तरीके का डायमंड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, मतलब सिलिकॉन की बात कर रहा था मैं। ठीक है, कार्बन ने, जैसे सिलिकॉन की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से बना रहा है, या फिर अगर इसको सिंपली अगर हम लोग देखें तो ये सिलिकॉन अगर हो गया और ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है दूसरे के साथ, बगल वाले के साथ, यहां पर ये और ये इसी तरीके से इधर। ठीक, अब ये ऐसे कर रहा है। तो अगर हम लोग लैटिस कांस्टेंट की बात करें तो जो दो एटम के बीच में एक डिस्टेंस होती है
ठीक है, मान लीजिए कि इसकी जो लैटिस फॉर्म हो रही है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रही है और इसके हर एक कॉर्नर पर ये एसआई मौजूद है, जबकि ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होता, इसका डायमंड स्ट्रक्चर होता है। तो जब अगर ऐसा है, अगर एटम और इधर एटम ऐसे मौजूद है तो इनके बीच का जो ये वाला हिस्सा होता है, ये जो लेंथ होती है, इसको लैटिस कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर? इस पे ऐसा नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो उस पे अगर कह रहा है कि लैटिस कांस्टेंट अगर क्या हो, डिक्रीज हो, तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो देखो, जब लैटिस कांस्टेंट डिक्रीज होता है तो जो कंडक्शन हम लोग की कंडक्शन बैंड की एनर्जी होती है और वैलेंस बैंड की एनर्जी होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। और जो ये हम लोग का ये है बैंड गैप, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये ईजी बढ़ जाती है और ईसी और ईवी डिक्रीज हो जाते हैं। ये हम लोग का सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए, इन द फॉलोइंग सर्किट विच वन ऑफ द डायोड्स इज रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस की कंडीशन क्या होती है? सिंपली आपको ध्यान रखना है कि रिवर्स बायस की कंडीशन क्या होती है। देखिए, ये वाला शायद आपको सर्किट दिखाई नहीं दे रहा, तो यहां पर ये सिंपली इसके बाद ये नीचे जाकर ये 12 वोल्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, ये 12 वोल्ट से यहाँ पर कनेक्टेड है, तो यहाँ पर ये अगर आप बना दें कि ये 12 वोल्ट से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, और इस जगह पर ये ग्राउंडेड है, ये यहाँ पर ग्राउंडेड है। ठीक, ये ग्राउंडेड है इस तरीके से यहाँ पर आकर। ठीक है, बस इतना है। तो अब देखिए क्या है कि इनमें से कौन सा सर्किट जो है जिसपे कि डायोड रिवर्स बायस में है। रिवर्स बायस में कंडीशन क्या होती है कि अगर डायोड हम लोग का ऐसा है, ये होता है पी साइड और ये होता है एन साइड, तो जो पी साइड है उसको कनेक्ट होना चाहिए बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। किससे कनेक्ट होना चाहिए? निगेटिव टर्मिनल से। और जो एन साइड है वो कनेक्टेड होना चाहिए पी या फिर पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के। इसका मतलब कि अगर हम लोग कोई एक डायोड लें और उस डायोड में इधर मान लीजिए, ये मान के लीजिए इधर तो पी साइड होता ही है और इधर एन साइड है। अब मान लीजिए कि इसमें इधर हमने कुछ वोल्टेज लगाया। ठीक है, इस जगह पर हम मान लीजिए मैंने वोल्टेज लगा दिया 4 या 5 वोल्ट लगा दिया। किसी तरीके से मैंने क्या किया, एक बैटरी लगाई और उस बैटरी को इधर ऐसे ग्राउंड कर दिया। फिर इधर एक दूसरी बैटरी लगा दी। ठीक है, और इसको ऐसे ग्राउंड कर दिया। और ये जो बैटरी लगाई वो लगा दी है 7 वोल्ट्स की। यानी कि इधर वाला जो पोटेंशियल अगर हम लोग देखें तो वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। तो सिंपली जब हम लोग रिवर्स बायस या फॉरवर्ड बायस चेक कर रहे होते हैं तो पीएन जंक्शन के इस एन टाइप पर जो वोल्टेज है, अगर रिवर्स बायस की बात की जाए तो फॉरवर्ड बायस वाले, मतलब ये फॉरवर्ड बायस को अभी हटाइए, रिवर्स बायस में हम लोग को देखना है तो एन टाइप को जो वोल्टेज मिल रहा होगा, ठीक है, या एन टाइप पर जो पोटेंशियल अप्लाइड होगा वो पी टाइप वाला जो साइड है उसके कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ये बैटरी इस तरह वाला बनेगा। यानी कि मान लीजिए अगर ये 2 वोल्ट होता और इधर 0 वोल्ट होता, सेम चीज यहां पर भी तो हो रही है। इनका हम लोग क्या देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं ना। तो एन साइड अगर हम लोग की हायर पोटेंशियल पर है और जो पी साइड है वो लोअर पोटेंशियल पे है, तो उस केस में जो बायसिंग होती है वो रिवर्स होती है। अब आपने उसको कैसे किया है वो मैटर नहीं करता। ठीक है, आपने एक ही बैटरी लगाई है, 2 लगाई है, कहीं और से चुराया है, क्या किया है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और फॉरवर्ड बायस के लिए जो पी साइड है वो हायर पोटेंशियल में होना चाहिए एज कंपेयर टू एन साइड। तो देखिए इसको देखिए, ये वाला जो है हम लोग का, इसमें ये पी साइड है, ये कनेक्टेड है इधर 10 वोल्ट से। ठीक है, इस पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, बट कितना होगा हम लोग का, इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कुछ ही इस पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ये 5 वोल्ट्स पे, यानी कि जो इसका पी साइड है, ये पी साइड है और ये एन साइड है। एन साइड लोअर पोटेंशियल पर है और पी साइड हायर पोटेंशियल पे है, यानी कि ये फॉरवर्ड बायस है। फिर इसको देखते हैं, देखो ये इसका पी साइड है और ये एन साइड है। एन साइड है -12 पे और ये है -10 पे। बड़ा कौन है? -10 बड़ा है। तो ये पी साइड है हायर पोटेंशियल और ये है लोअर पोटेंशियल, जिसकी वजह से ये फिर से फॉरवर्ड बायस में हो गया। अब इसको देखो, इसका ये जो
पी साइड है और ये एन साइड, पी साइड ग्राउंडेड है यानी कि 0 पोटेंशियल, और ये जो निगेटिव साइड है वो 12 वोल्ट से कनेक्टेड है, यानी कि यहां पर ये 12 वोल्ट, ये क्या हो गया, हायर पोटेंशियल। तो ये सी वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये हम लोग का फॉरवर्ड बायस है और ये रिवर्स बायस सिर्फ इस कंडीशन पर आ रहा है। क्लियर। ये क्वेश्चन ये हो गया। यहां पर क्या है, ये पी साइड और ये क्या है, यहां पे -12 है, फिर लग रहा है यहां पर 12 नहीं, यहां पे -12। ठीक है, यहां पर ये -12 होगा फिर। ठीक है, तो अगर यहां पर -12 है तो ये -12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हायर पोटेंशियल है। ठीक है, अब देखो ये अगर ये यहाँ पे -12 है, तो अगर ये यहाँ पर -12 है यानी कि इधर इसको निगेटिव वाले को -12 मिल रहा है, यहाँ पर 0, यानी कि ये जो एन साइड है वो लोअर पोटेंशियल पर है और ये जो पी साइड है वो हायर पोटेंशियल पर है। इस वजह से ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पी साइड है, एन साइड है, ये कनेक्टेड है हम लोग की किससे, 0 वोल्ट से, और ये कनेक्टेड है 5 वोल्ट से, यानी कि ये इधर हायर पोटेंशियल है। ठीक है, देखो मैंने अभी चेक कर लिया तो पता चल गया कि यहाँ पर माइनस था, ये नीचे क्वेश्चन छुप रहा है ना, तो इस वजह से वो दिख नहीं रहा। मैंने 12 वोल्ट कंसीडर कर लिया तो हाँ ठीक है, ये हो गया रिवर्स बायस। 12 वोल्ट कंसीडर करने में रिवर्स बायस ही हो रहा था, बट साथ में ये भी यहाँ पर था। बट अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो ये रिवर्स बायस हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 पोटेंशियल पर है, ग्राउंडेड है, तो ये 0 पोटेंशियल पर, ये पी साइड है, और ये हायर पोटेंशियल पे 5 वोल्ट्स पर है। ठीक, तो ये हम लोग का क्या हो गया, रिवर्स बायस की कंडीशन पर हो गया। अब चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है, द फॉरवर्ड बायस डायोड कनेक्शन इज, इसमें से कौन सा फॉरवर्ड बायस डायोड कनेक्शन है। डायोड, ये पी साइड, ये एन साइड, ये पी साइड, एन साइड, सब में यही चलेगा। तो फॉरवर्ड बायस के लिए इधर हायर होना चाहिए, इधर लोअर। तो इधर 2 है, इधर 4 है, यानी कि इधर लोअर है, इधर हायर है इस केस पे। ठीक है, ये पी साइड है और ये एन साइड है। पी को होना चाहिए किस पे, हायर पे, और ये होना चाहिए लोअर पे। जबकि यहां पर इस केस पे क्या है, ये है लोअर और ये है हायर, तो ये नहीं होगा। उसके बाद इस पे अगर हम लोग देखें, ये और ये है लोअर पे और ये है हायर, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद इसको अगर हम लोग देखें तो ये है हायर और ये है लोअर, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा फॉरवर्ड। और फिर उसके बाद इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये लोअर और ये हायर, तो ये भी क्या हो जाएगा रॉन्ग, ये भी रिवर्स बायस पे, सिर्फ यही वाला फॉरवर्ड बायस में है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि आज मैंने कराए। अब आपको मैं दे रहा हूं कुछ क्वेश्चंस घर में लगाने के लिए, जैसे कि ये द रीडिंग ऑफ द एमीटर फॉर अ सिलिकॉन डायोड इन द गिवन सर्किट इज। अब देखिए इसके लिए हिंट मैं अगर दूं तो सिलिकॉन डायोड के लिए मैंने शुरुआत में वोल्टेज बताया था। तो सिंपली डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है तो जितना वोल्टेज ड्रॉप ये करता है, जैसे कि ये 1.1 वोल्ट होता है, ठीक है, तो उतना वोल्टेज ड्रॉप इसके पास हो जाएगा, बाकी वोल्टेज इसको मिलेगा। तो वहां से फिर हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, करंट की कितना करंट यहां पर फ्लो होगा। आगे बढ़ते हैं, इस पे एक क्वेश्चन ये है, क्लियर। फिर एक क्वेश्चन ये है, इस पे क्वेश्चन कट रहा है तो मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा दिखा देता हूं, ये है। ठीक, एक क्वेश्चन ये है, और ये 6th हो गया, 7th, 8th, 9th, 10th। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, और इस पे जो अगला पार्ट है उस पे हम लोग स्पेशल पर्पस डायोड, वो भी कौन सा, जेनर डायोड, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको जो आज की क्लास थी वो समझ पे आई होगी, और अगली क्लास तक के लिए थैंक यू। अगर आपके कोई क्वेरीज वगैरह हैं तो साथ ही आपके क्वेरी सेक्शन पे जाकर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और अगर आपको मॉक टेस्ट वगैरह देने हैं किसी तरीके के तो आप jtest.tutor.ai में जाकर वहां पर अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो थैंक यू।